धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 8 खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं 12, 13, 11 इस तरीके की खबरों का बुलेटिन धाकड़ खबर में हुआ करता है, लेकिन आज सिर्फ 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। पर 8वीं जो खबर है, यानी कि सबसे आखिरी जो खबर है सुप्रीम कोर्ट से जो आ रही है अमेरिका के, उसे थोड़ा गौर से सुनिएगा और तुलना कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा कि हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ की सरकार क्या इस तरीके से कर सकती है, क्योंकि हम हर चीज़ में अपनी तुलना अमेरिका से करते हैं। तो क्या इस मामले में भी अमेरिका से तुलना होनी चाहिए कि नहीं? शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर की तरफ चलते हैं। नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जी हाँ, साफ इनकार कर दिया। उसने कहा अगर सरकार कुछ करना चाहती है, सरकार के पास कोई प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं ये काम मत कीजिए, वो काम मत कीजिए? जो भी संबंधित अथॉरिटी हैं, अगर कुछ गलत होगा, पेड़ अवैध रूप से काटे जाएंगे, कुछ और होगा, वहाँ का स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, वहाँ का पर्यावरण पर कुछ असर पड़ेगा, तो संबंधित अथॉरिटी हैं वो उसकी पूरी तरह जिम्मेदार होंगी। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए। बता दें आपको, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच करीब 3 किलोमीटर के दायरे में नया संसद भवन बनाया जाना है। बहुत सारे मंत्रालय, नए नए बिल्डिंगें बनाई जानी हैं। उसको नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। हज़ारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं। एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा था साहब कोरोना के दौर में हमारी अर्थव्यवस्था देश की समझ लीजिए क्या है, लोग परेशान हैं, दवाई गोली नहीं मिल पा रही है, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, पुलिस वाले बगैर इलाज के मर जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में इस प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए और रोक दिया जाना ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। अब पिटिशनर को कौन समझाए? 2024 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं भाई। या तो नरेंद्र मोदी है, खुद के द्वारा बनाए हुए संसद भवन में बैठेंगे ताकि ये कह सकें देखो हमने हिंदू राष्ट्र बनाया तो हम अपना बनाया हुआ हिंदू द्वारा बनाया हुआ संसद भवन में बैठे। अंग्रेज़ की तरह नहीं हम ये 55-60 साल तक राज करते रहे, 70 साल तक राज करते रहे और अंग्रेजों के बनाए हुए संसद भवन में बैठ के और अपना कामकाज करते रहे। तो इन्हें तो इतिहास रचना है और इतिहास रचने के लिए फिर तो चाहे कितने लोग इलाज के बगैर मर जाएं, कितने लोग तनख्वाह के बगैर मर जाएं या मरते ही मरते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? इन तमाम चीज़ों से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ज़रूर बनना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना के दौर में तनाव से जूझ रहे हैं लोग, उनको काउंसलिंग दी जानी चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की गई, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटिशनर की तारीफ़ की और दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी जो हैं दिल्ली के, उनको कई सारे दिशा निर्देश, डायरेक्शन जारी कर दिए। कहा कि मनोवैज्ञानिकों की एक टीम बनाएं और एक टीम बनाने के बाद लोग जो आजकल अवसाद का शिकार हो रहे हैं, तनाव का शिकार हो रहे हैं, उस पर नज़र बनाए रखें। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करें जिसके ज़रिए लोग अपनी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी जो है उलझने हैं, उसको लेकर काउंसलिंग कर सकें। इसके अलावा हर ज़िले में काउंसलिंग सेंटर बनाया जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें कही हैं और फिर मैं कहूँगा पिटिशनर की तारीफ़ करी है ऐसी पिटिशन दाखिल करने पर। जो पिटिशनर हैं वो एडवोकेट हैं, सुनील कुमार उनका नाम बताया जाता है, उनकी ओर से दाखिल की गई। उन्होंने कहा साहब कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के चलते कारोबार धंधे सब बंद हो गए, मज़दूर परेशान, कारोबारी परेशान, दुकानदार परेशान, नौकरी पेशा लोग परेशान, खाने के लाले हैं नहीं, घरों में टेंशन बढ़ने लगी, झगड़े बढ़ने लगे, जिसके चलते लोग सुसाइड कर रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं। और मार्च से लेकर ये स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। नींद आती नहीं है, नींद की गोलियां तक खाने लगे हैं। कई मेडिकल स्टोर वालों से हमारी भी बात हुई पर्सनल, वो लोग बताते हैं आजकल लोग ऐसी गोलियां लेने पड़े। अब बताइए जिसकी नौकरी छूट गई हो, जो प्रोफेशनल हो, जॉब छूट चली जाए, बाइक की EMI, कार की EMI, घर में जा रहा है उसकी किराया, बच्चों की फ़ीस कहाँ से आदमी भरेगा? लेकिन सरकार है 56 इंच का सीना दिखाने में कोई कमी नहीं है, क्योंकि दिखा के ही तो सब कुछ कर रही है। वही वाला हाल है जैसे आपने देहाती भाषा में सुना हो, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है भाई या बहू ना रोटी तो पकावे कम पर चूड़ी खड़कावे ज़्यादा, जाके पड़ोसियों को नहीं पता चले बहू बहुत काम करे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
कंटेनमेंट जोन के अंदर मुफ्त में खाना दिया जाए, पानी दिया जाए, सैनिटाइज़र दिया जाए, मास्क दिया जाए। इस मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पिटीशन को प्रतिवेदन बताते हुए चीफ सेक्रेटरी को सौंप दिया और कहा कि दिल्ली सरकार इस बारे में और जितने भी नगर निगम हैं वो इस बारे में सख्ती से कार्रवाई करें, क्योंकि जो कंटेनमेंट जोन है ना तो उनमें एंट्री है ना उसमें एग्जिट है, तो लोग आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। और दूसरे, आजकल आर्थिक मंदी के चलते लोग वैसे ही परेशान हैं, उनके पास खाने पीने तक की वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको मास्क और सैनिटाइज़र भी उपलब्ध कराए जाए। और इस जो पिटीशन को हमारे यहाँ दाखिल किया गया था, इसको प्रतिवेदन मान लिया जाए और ये तमाम चीज़ें की जाएँ। बता दें आपको, दिल्ली में अभी भी 200 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन हैं और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। अब देखिए, मैंने जोन को जॉन बोल दिया तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे आपकी तो उर्दू भी ठीक नहीं है, तो मैं कहूँगा भैया मास्टर जी हो क्या, नंबर दोगे क्या? खबर सुननी है कि मेरी उर्दू देखनी है? स्कूल में थोड़ी बैठा हूँ मैं कि मास्टर जी इमला लिखवा रहे हैं, मेरा इमला चेक करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रथ यात्रा पर रोक की आड़ में खुलेआम किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का अपमान। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है और मैं कई सारे मुद्दे इस मामले में जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल वाला पहले समझ लीजिए। उड़ीसा के अंदर पुरी है, पुरी में हर साल जगन्नाथ यात्रा निकलती है। बताया जाता है जगन्नाथ यात्रा के दौरान, जो रथ यात्रा निकलती है उसके दौरान करीब 40 लाख लोग उसमें भीड़ के तौर पर शामिल होते हैं, श्रद्धालुओं के तौर पर शामिल होते हैं। अब कोरोना है देश में, तो इतनी तादाद में लोगों को शामिल होने की इजाज़त दी नहीं जा सकती। और अगर ये भी कह दिया जाए कि कम हो तो रोक कैसे लेंगे, लोगों को नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि आस्था का मामला ऐसा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी और रोक लगाते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो सब जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, वो हमें माफ़ करेंगे। इस तरीके की बात उन्होंने की, लेकिन बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सड़कों पर उतर के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तरह तरह की सुप्रीम कोर्ट को लेकर टीका टिप्पणियाँ की जा रही हैं। दोबारा सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। ये कोई पहला मौका नहीं है, ये बार बार इस तरीके से किया जा रहा है और ये शायद एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप पहले समझिए सिस्टम को। पहले कहा गया बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, फिर बाद में कहा कि विवादित ढांचा तोड़ दिया, फिर बाद में उसका एक नया नाम लेके आए कि राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद, ये मामला लेके आए। उसके बाद धीरे धीरे उसका नाम बना दिया राम मंदिर विवाद। फिर उसके बाद अब बोलने लगे दिव्य भव्य राम मंदिर। ये ट्रेंड है, आप ऐसे ऐसे करके चलिए, एकदम ऐसे मत जाइए। तो धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरीके के माहौल जो बनाया जा रहा है, ये क्यों बनाया जा रहा है वो आपको सोचना पड़ेगा, इस पर गौर करना पड़ेगा। जैसे आप याद कीजिए, जाट आंदोलन पे फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर गए, पद्मावती फिल्म को पद्मावत कर दिया, फिर भी क्या नाम है, लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सड़क पे उतर गए, कहने लगे सुप्रीम कोर्ट पड़े ही कह रहा हो हम तो फिल्म नहीं चलने देंगे। और आप देखिए उस राम रहीम वाले मामले में कोर्ट से जैसे फैसला आया, पूरे हरियाणा को जला दिया गया, वहाँ पे 30-40 लोग मारे गए और करोड़ों की संपत्ति को जला दिया गया। इसी तरीके से जल्लूकट्टू, वो जो भैंसे से लड़ते हैं तमिलनाडु के अंदर, आपने देखा होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, भैया इसमें जान चली जाती है लोगों की, ऐसा मत करो। उसके खिलाफ दुनिया भर के धरने प्रदर्शन हुए, तमाम चीज़ें हुई। सबरीमाला मंदिर का मामला आपको केरल का याद होगा। सबरीमाला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया महिलाओं को एंट्री देनी पड़ेगी, लड़कियों को एंट्री देनी, उसके खिलाफ जो तांडव मचाया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने क्या भाषा का प्रयोग किया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सब लोग जानते। तो क्या ये बातें जो हैं धीरे धीरे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा। दीपावली पर पटाखों पर रोक लगी तो चेतन भगत, जो अपने आप को बहुत बड़ा आर्टिकल लिखता है भाई, कहता है जी मैंने किताबें भी लिख दी, उपन्यास भी लिख दिया। इसी तरीके से बाबा रामदेव जो कहे जी मैं तो साधु हूँ जी, वो भी गए सुप्रीम कोर्ट को हमारे काम दिखाएगा, बकरे काटने पर तो रोक लगा दे। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे करके की जा रही है, लेकिन आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा। ट्रिपल तलाक धार्मिक मामला था मुसलमानों का, सुप्रीम कोर्ट से फैसला है। क्या मुसलमान सड़क पे उतरे? क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेके कोई बात की? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानून बनाने के उन पर थोप भी दिया, कुछ कहा। अब आप देख रही है बाबरी मस्जिद कितना बड़ा मामला था, सुप्रीम कोर्ट से फैसला है। अगले दिन 12 वफात के जुलूस निकले पूरे देश के अंदर 10 नवंबर को। कहीं पे कुछ बवाल हुआ, कहीं पे किसी ने कोई धरना प्रदर्शन किया, कहीं ने सुप्रीम कोर्ट को लेके कुछ कहा? नहीं कहा। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कानून का सम्मान कौन कर रहा है। अब ये अलग बात है कि वो डर की वजह से कर रहा है, कि इच्छा की वजह से कर रहा है, और जो लोग अपमान कर रहे हैं वो इस घमंड में कर रहे हैं कि हमारा ही तो देश है जी, राज हमारा ही है, और 800 साल बाद देश का राजा हिंदू बना है। ये तो अशोक सिंघल ने कहा था, विश्व हिंदू परिषद वाले ने, नरेंद्र मोदी के 2014 में जीत जाने के बाद। तो ये जो किया जा रहा है ट्रेंड, इस पर ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केजरीवाल के फैसले को पलटने वाले एलजी के फैसले पर
फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें आपको पहले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक फैसला लिया और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। अगले दिन दिल्ली के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदी में बात करें तो उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस फैसले को पलट दिया और कहा ना भैया, यहाँ तो सबका इलाज होगा, तू कौन है भाई रोक लगाएगा, हमारे पास तेरे से ज़्यादा पावर है। खैर, उन्होंने उसके फैसले को पलट दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर एडवोकेट धीरज कुमार है वो पहुंच गए हाई कोर्ट। उन्होंने पिटीशन दाखिल की। उन्होंने कहा साहब एक बात बताइए, दिल्ली के अस्पताल में बाहर के लोगों का इलाज क्यों? यहाँ के लिए ही अस्पताल पर्याप्त नहीं पड़ रहे हैं। एलजी का फैसला गलत है, इस पर सुनवाई की जानी चाहिए। और एलजी को DDMA यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसके जो चेयरमैन के पद पे उसको बैठा रखा, अध्यक्ष के पद पे उसको बैठा रखा, उसको उसके पद से हटाया जाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर वो कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने कहा भैया अभी हमारे पास टाइम तो है ना, 9 जुलाई को आइयो, जब इस मामले पे अगली सुनवाई करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे क्या कर सकें क्या नहीं कर सकें, लेकिन पिटीशन तेरी रख लेते हैं अपने पास में। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शर्जील इमाम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। बता दें आपको, दिल्ली में जामिया हिंसा हुई थी, उस मामले में शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया था, उसके वीडियो वायरल हुए थे। उसने कहा था कि भारत से असम को काट देगा, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए, बिहार से उसको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने। उस मामले को लेकर उसके खिलाफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए। अब ये पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इसने पिटीशन दाखिल की और दाखिल करने के बाद कहा साहब सारी को जितनी FIR है ना उन्हें एक ही केस बना दो और साहब दिल्ली में सुन लो। कोर्ट ने कहा अच्छा भाई तू आया है तो तेरी बात को मान लेते हैं। 5 राज्यों को नोटिस जारी कर दिया। 5 राज्यों में से दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। वो हक में हो या खिलाफ हो ये उससे मतलब नहीं है, लेकिन जवाब तो दाखिल कर दिया। लेकिन 3 राज्यों ने जवाब दाखिल नहीं किया। सरजी इमाम के वकील ने कहा साहब इस पे कुछ तो हमें राहत दो। तो कोर्ट ने कहा जब तक 5 राज्य सरकारों का जवाब मेरे पास नहीं आ जाएगा, हमारे पास नहीं आ जाएगा, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और असम और मणिपुर ये जितनी भी राज्य सरकारें हैं ये 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब इसमें दाखिल करें, जो भी वो कहना चाहती हैं। अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में करता क्या है। ऐसी ही राहत कोर्ट ने जो पूरे मामले की दी थी वो अर्नब गोस्वामी को दी थी। राहत के अर्नब गोस्वामी ने कहा कि जितनी तमाम मुकदमे हैं वो एक ही जगह सुन लिए जाएं, तो उसको राहत दे दी थी। उसी के बाद ये शर्जील इमाम वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, अर्नब गोस्वामी वाले मामले को आधार बनाकर। सुप्रीम कोर्ट में 3 साल दबी पड़ी रही विजय माल्या की रिव्यू पिटीशन अब ये सामने आई 16 जून को, और जब सामने आई और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबा ने देखा अरे साहब ये तो 3 साल पुरानी है, तो उनका माथा ठनक गया। उन्होंने कहा इस पर सुनवाई करेंगे बाद में, अब पहले ये बताइए कि रजिस्ट्री में वो कौन लोग हैं जिनके जिम में रिव्यू पिटीशन यानी कि हिंदी में बात करें तो पुनर्विचार याचिका की देखरेख करने की जिम्मेदारी है, उसको लिस्टेड करने की, सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी है। बता दें आपको 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना के एक मामले में दोषी ठहराया था, क्योंकि उसने कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाते हुए अपने बेटों के खाते में 40 लाख डॉलर जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए थे, यानी अपने बच्चों के खातों में ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद कोर्ट ने उसको अवमानना का दोषी ठहरा दिया। उसने एक टाइम पीरियड होता है नहीं जी, कोर्ट से एक फैसला आ गया, अगर उतने दिनों के बीच आप चाहें तो कोर्ट में दोबारा जा सकते हैं रिव्यू पिटीशन के अंदर, तो उतने टाइम के भीतर उसने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी विजय माल्या ने। लेकिन वो रिव्यू पिटीशन, कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट का हाल है ये देख लीजिए साहब, और ये भी मोदी जी के डिजिटल इंडिया के दौर में हो रहा है। 3-3 साल तभी पड़ी फाइल है, और तो पता नहीं क्या हाल होगा सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं और जाओगे तो पता चला फाइल ही नहीं मिल रही, आदमी नहीं मिल रहा। कई सारी फिल्में बनी ना, एक आदमी आपने देखा होगा पेंशन वाली फिल्म बनी है, भाई मैं तो जिंदा हूँ, ये मुझे मरा हुआ किसने लिख दिया फाइल में, वो आदमी अपने आप को प्रूफ करता है। चला मुसद्दी ऑफिस देखिएगा कभी उस फिल्म को, बहुत कुछ सिखाएगी आपको। तो इसमें अब कोर्ट ने कहा है कि इस पर सुनवाई करेंगे बाद में, पहले इन लोगों की खैर खबर लेनी है जो ये 3 साल तक इस फाइल को दबाए बैठे रहे। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि रजिस्ट्री में बैठे कौन लोग हैं और क्या ये अपने तरीके से फाइलों को लिस्टेड करते हैं या इसकी आड़ में ये गेम करते हैं या फाइलों को किसी और के इशारे पर दबाते हैं। क्या कोर्ट इस पूरे मामले में संजीदगी से सुनवाई करेगा या नहीं करेगा, जो भी कुछ होगा वो सामने आ जाएगा। पर मामला काफ़ी गंभीर है। 3-3 साल फाइल दबाओ बैठे जी, ऊपर ही बैठ जाए फाइल के, पता भी ना पता फाइल कहाँ है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
जिस खबर के बारे में मैंने आपसे शुरू में कहा था वो मैं रखने जा रहा हूं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका। कैसे झटका दिया है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। बराक ओबामा पिछले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के, उनके द्वारा एक कानून बनाया गया 2012 में, और उसमें कहा गया, उस कानून का नाम दिया गया DACA, और उस कानून में कहा गया कि जो नाबालिग लोग अवैध रूप से मान लीजिए अमेरिका में घुस गए, नाबालिग हैं वो, तो उन्हें अमेरिका में रहने भी दिया जाएगा, काम करने की इजाज़त भी दी जाएगी, उनको अमेरिका से बाहर नहीं किया जाएगा। अब इस कानून को डोनाल्ड ट्रंप कैसे बर्दाश्त कर ले भाई? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आया यार ये तो बराक ओबामा का बनाया हुआ कानून है, मैं तो इसको खारिज करूंगा, और इस कानून को बदल दिया। ये 7 लाख बच्चे थे जो नाबालिग हैं, बच्चे कहे जाएंगे उनको, उन पर सवाल खड़ा हो गया। अब वो अमेरिका में कैसे रहेंगे, कैसे काम धंधा करेंगे? किसी तरीके से वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुना और सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया। कहा कैसे कानून ख़त्म कर दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट लेने की कोशिश की, सलाह मशवरा करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई आंकड़े रखने की कोशिश की कि हाँ इन नाबालिगों की वजह से जो यहाँ पे रह रहे हैं उससे कोई दिक्कत क्रिएट हो रही है? और फौरन डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलट दिया। साथ ही गृह मंत्रालय को, जो वहाँ का होम मिनिस्ट्री है, उसको कहा, होम डिपार्टमेंट को, कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करें, लेकिन आप इनको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ना ही इनके रहने के कानून पर, ना इनके काम करने के कानून का उल्लंघन कर सकते हैं या उसको हड़प सकते हैं। तो ये हैं कोर्ट और वो है डोनाल्ड ट्रंप। देख रहे हैं आप, दूसरे लोग हो रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या कहा जाता, ये 7 लोग देश पर बोझ बने हुए हैं, हमारी नौकरियाँ खा रहे हैं। एक भीड़ निकल आती, दौड़ा दौड़ा के इनको मारती सड़कों पे, क्योंकि अब भीड़ तंत्र ही तो चल रहा है जी। और भीड़ तंत्र का मतलब जानते हैं क्या है? जिसके पास लाठी होती है, उसकी भैंस होती है, उसे भी भीड़ तंत्र ही कहा जाता है। वो हाँक रहा है क्योंकि उसके पास ताकत है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। पर इस खबर की तुलना ज़रूर कीजिएगा अपने यहाँ से कि क्या यहाँ पे इतना दम है सरकार के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के बात करने का? यहाँ तो पत्रकारों पे FIR हो जा रही है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।